हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग को स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर। पहले जान लेते हैं ग्रेविटेशन। आप लोग देखे होंगे कि न्यूटन्स के बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो क्या दिखाता है कि एक एप्पल गिरा कहाँ से एक ट्री से, तो उससे क्या होता है ग्रेविटेशन। एक्चुअली देखा जाए ग्रेविटेशन के कारण वह ग्रेविटी था। अगर इसको देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स के लिए ये वैलिड है। हाँ, यूनिवर्स के हर एक पोजीशन पे हर एक जगह पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक टाइप पे इनविजिबल फोर्स है जो दिखता नहीं, यही फोर्स सारे प्लैनेट्स को क्या कर रहा है, सन के करीब क्या है, एक थ्रेड एक बांधे हुआ है, एक थ्रेड की तरह बांधे हुए हैं। आप देखिए हमारे मून हमारे अर्थ के करीब घूमते हैं, इसमें भी क्या है मेरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक एप्पल के गिरने से आज पूरा यूनिवर्स तक का ही जानकारी हम लोग को ये ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा चैप्टर में। तो क्लास 11 में तो ज़्यादा कहानी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जैसा बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से है। और जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भाई देखे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो ग्रेविटेशन में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्रेविटेशन में जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, एनर्जी, ये सारे चीज कैसे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, सैटेलाइट्स के पास एनर्जी कहाँ से होता है, सब लाइन बाय लाइन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो गाइज पूरा वीडियोस को देखते रहिएगा। तो पहले स्टार्ट होता है कि ये ग्रेविटेशन है क्या। तो ग्रेविटेशन के बारे में बोला जाता है कि ये एक टाइप का यूनिवर्सल फोर्स है। क्या है, क्या यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में क्या होगा मेरा एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इनविजिबल होगा, दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसको क्या हो बांध के रखेगा। जैसे हम लोग का मून और अर्थ के बीच में देख लीजिए, अर्थ है मेरा सन है, इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इससे क्या है कि सबसे पहले जाने तो व्हाट इज ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशन का सिंपल अगर डिफिनेशन जाने तो क्या होता है, अगर देखिए तो सिंपल क्या है मेरा ग्रेविटेशन, प्लीज देख लीजिए लोग आप लोग। ग्रेविटेशन क्या है कि ग्रेविटेशन जो है आपका एक फोर्स है। क्या है बाबू, फोर्स है। क्या बताता है जी, देखिए ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा, कहीं पे भी दो बॉडी रहेगा, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। ठीक है, यही बताता है ग्रेविटेशन के बारे में। एक इस फोर्स को हम ये क्या होता है मेरा यूनिवर्सल होता है, पूरा यूनिवर्स में हो रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है प्लीज देखिएगा, इसको यूनिवर्सल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्ट एवरीवेयर ऑन ऑल बॉडीज विथ मास, यानी जो बॉडी के पास मास होगा पूरा यूनिवर्स में कहीं पे भी चल जाइए तो ये फोर्स होगा ही होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी अभी इतना ही जानिए। अभी देखिए आगे हम लोग को क्या जानने वाले हैं। आगे है मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ही पहला बंदा था जो बताया कि ये फोर्स दो मास के बीच में कितना होगा। तो ये बोला कि सिंपल, अगर सपोज कर लीजिए दो मास है, ये एक बॉडी है दूसरा बॉडी ये रहा, ठीक है, दो बॉडी है, बॉडी है तो इसका मासेस होंगे, तो मास हम लोग मान लेते हैं, इसका मास कितना है भाई m1 है, इसका मास कितना है बाबू m2 है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है बाबू r है। तो ये लॉ में बोला ना कि आपके इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे बाबू, F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसका नाम है g। अब ये g को क्या बोला जाता है ये डिस्कस करेंगे। ये हो गया F इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वेयर कौन क्या है सर, देखिए यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे सर, m1 m2 क्या है मास है, g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं अब, कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हमको कैलकुलेट करना है कि दो, जैसे हम लोग का अर्थ है और क्या है मेरा मून है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है सर, तो सिंपल बोलेंगे मान लेते m1 मास ऑफ द अर्थ है, m2 क्या है मास ऑफ द मून है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिए r है।
क्लियर। तो ये क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल, यानी ये मासेस जितना बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर का वैल्यू दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, या फिर ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा आर का वैल्यू, तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये लॉ के हिसाब से क्या बोला, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी पॉइंट। सबसे पहला चीज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, नोट करते रहिएगा सर, ऑलवेज क्या होगा सर, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी कि इसमें रिपल्सन कभी नहीं आने वाला है, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो क्या बोला, अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही लॉ बोला। तो ये लॉ को प्लीज याद रखिएगा। ये जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी का वैल्यू होता है कितना होता है सर, 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -11 होता है। इसका यूनिट क्या होगा, जस्ट देखिए, न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है सर इसका यूनिट, ध्यान रखिएगा न्यूटन, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो ये रहा छोटा सा कंसेप्ट, ये फोर्स, तो यानी कि हम लोग को कभी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो दोनों का मास चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहां से ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है सर, बहुत जगह पे ये आएगा, तो आप लोग प्लीज फॉर्मूला याद रखिएगा इसका। अब क्या है, ये जी का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, ये जी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, प्लीज देखिएगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्वेश्चन आता है आपका, ये जी का यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दी जी का वैल्यू कितना हो गया सर, 6.67, याद रखना बाबू, 10 की पावर -11 होता है। इसका अगर यूनिट बोला जाए तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले देख लीजिए। एफ का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 बाई क्या है सर, आर स्क्वायर, तो जी इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, एफ आर स्क्वायर बाई कितना हो गया सर, m1 m2 हो गया। तो यहां से फोर्स का यूनिट क्या पढ़े बचपन से, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये आर है, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, नीचे मास तो क्या हो जाएगा मेरा, केजी का स्क्वायर हो गया। तो इसको शॉर्ट में अगर यूनिट लिखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर क्या लिखेंगे सर, -2, ये हो गया इसका यूनिट। अगर हम लोग को कैलकुलेशन करने दे कि सर इसका डायमेंशन बताइए क्या होगा, डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर, यही फॉर्मूला का हेल्प से निकालेंगे सर। तो प्लीज देखिएगा सर, बेसिक से पूरा पढ़ा रहे हैं सर। अब यहां से जी का वैल्यू कितना निकाले थे सर, जी इक्वल टू मेरा कितना था, देख लीजिए, जी इक्वल टू क्या था मेरा, एफ था आर स्क्वायर बार, नीचे क्या है, m1 m2 है, यही ना है सर। तो आप बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आर का डायमेंशन क्या है, आर क्या है, एक्चुअली लेंथ है, m1 m2 क्या है, मासेस है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन ml टी पे पावर -2, आर क्या है, एल स्क्वायर, नीचे में m, एक और m, एक m कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया m पे पावर -1 एल क्यूब टी पे पावर -2, ये हो गया मेरा डायमेंशन, ठीक है। तो इसका वैल्यू ना, ये जो वैल्यू लिखे हैं ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा लोग, कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होता, स्मॉल जी के बारे में आगे डिस्कशन होगा। तो यहां तक हम लोग का बेसिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स पार्टिकल या टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। इसमें फॉर्मूला हम लोग क्या कैलकुलेट किए, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखने का जरूरत है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद से कहानी हम लोग जानेंगे, छोटे छोटे करके कहानी हम लोग समझते हैं बाबू। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ये फोर्स क्या होता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या होता है, नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, दो बॉडी को अट्रैक्ट करता है, कभी रिपल्सन नहीं देगा। ये पॉइंट्स को प्लीज दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, और भी पॉइंट्स बता रहे हैं। क्लियर। तो पहला चीज हम लोग जानते हैं यहाँ के प्रॉपर्टी के हिसाब से, पहला चीज देखो आप, अट्रैक्टिव इन नेचर, याद रखना ये हमेशा क्या होता है, बॉडी को क्या करता है, दो बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा, नॉट रिपल्सन।
ठीक, क्लियर। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो चेंज क्या होता है हमेशा फिक्स रहता है। समझिएगा सर, मास क्या है, फिक्स है। और एक क्या होगा, सिर्फ मास चेंज करने से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, आर का वैल्यू चेंज करने से होगा। और ये फोर्स पूरा यूनिवर्स में लगता है, यूनिवर्स में कहीं पे भी दो पोजीशन पे दो पार्टिकल को रख दीजिए, उन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का क्या मेरा यूनिवर्सल फोर्स है। दूसरा क्या है मेरा, अट्रैक्टिव इन नेचर है, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तीसरा क्या है मेरा, सेंट्रल फोर्स, ये बॉडी के हमेशा सेंटर पे एक्ट होता है सर। क्या होता है, सेंट्रल फोर्स सेंटर पे आएगा सर। आपको कभी भी एक नोट याद रखिएगा, सेंट्रल फोर्स अगर पहचानना है आप लोग को, कभी भी कोई भी फोर्स को पहचानिएगा ये सेंट्रल फोर्स है कि नहीं। अगर आपका फोर्स क्या रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो, या फिर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, अक्सर देखिएगा ऐसा टाइप का कहीं मिले तो समझिए वो किस टाइप का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक को कंसेप्ट को यूज कीजिएगा कहीं कहीं निकालना। अब ये क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स होता है, एक्शन और रिएक्शन पेयर में होता है। एक्शन रिएक्शन, इसको इसके ये खींच रहा है, इसको वो खींच रहा है, ये क्या होता है, पेयर्स में होता है। और क्या है इसका प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी है सर, ध्यान रखिएगा। और क्या है आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मतलब समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डज नॉट क्या हो रहा है, डिपेंड ऑन किस पे सर, डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। अब ये इंटरवेनिंग मीडियम क्या होता है सर, ये समझ लीजिए। यानी कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकाले वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, इंटरवेनिंग मीडियम पे। सपोज कर लो दो बॉडी है सर, ये दो बॉडी है, इन दोनों के बीच के आर, ये मास m1 है, मास m2 है, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सर, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई क्या होगा सर, आर स्क्वायर। सपोज कर लो ये मेरा क्या है, एयर में। अगर यही दोनों बॉडी को क्या कर दे हम लोग, कोई मीडियम में डाल दे, क्या कर दे, कोई मीडियम में डाल दे, तो आपका ये फोर्स चेंज होगा। मान लीजिए ये वाटर में डाल दिए, किसमें डाल दिए, वाटर में, ये दोनों बॉडी को, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस डिस्टेंस क्या है मेरा, सेम है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जितना है ये मीडियम में जाने के बाद भी क्या होगा मेरा, सेम का सेम रहेगा। तो दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स कभी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, मीडियम पे। आप किस मीडियम में रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं कोई लेना देना नहीं है सर। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट जान कर रखिएगा सर, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है किस पे। एक और पॉइंट याद रखिएगा सर, यहां से देख लीजिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए दो बॉडी है सर, ठीक है। अगर ये तीसरा बॉडी कोई बीच में आ जाए तो ये m1 ये m2 के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, तो याद रखिए कोई चेंज नहीं होगा। इसके बीच में कोई भी बॉडी आ जाए, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम का सेम ही रहेगा, नो चेंज। यानी कि आसपास में कोई बॉडीज के बीच में भी कोई तीसरा बॉडी आ जाए, कोई थर्ड बॉडी पार्टिकल ये आ जाए, तो दोनों बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा क्या होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है। दूसरा होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, सेंट्रल फोर्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, एंड लास्ट वन इज क्या बोले आप, दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम का सेम रहेगा। अगर कोई दूसरा तीसरा कोई भी बॉडी उसके बीच में आ जाए, आसपास में आ जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है। क्लियर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर हो गया आप लोग को, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नेचर समझ गए, क्या क्या होता है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है सर, प्लीज देखिएगा लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, छोटा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं बाबू लोग, देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, देख बाबू क्या बोला है, बोला टू स्फीयर्स ऑफ मास 200 kg and mass 500 kg are placed 0.5 meter apart. Find the क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी बॉडीज। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी निकालना हो तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हम लोग। सॉल्व, m1 का वैल्यू कितना दिया है सर, 200 kg, m2 का वैल्यू कितना है सर, 500 kg, दोनों के बीच का दूरी कितना है सर, 0.5 मीटर है। ओके, क्लियर है, ये कंसेप्ट समझिए। ये दिया हुआ है, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई क्या होता है सर, आर स्क्वायर।
एफ को एफ रहने दो, जी की जगह पे कितना वैल्यू होगा पता ही आप लोग को 6.67 इंटू 10 पावर कितना होता है -11 पुट कर देंगे। m1 का वैल्यू 200, m2 का वैल्यू 500 बाई आर का वैल्यू कितना है 0.5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये किस में आंसर आएगा न्यूटन में आएगा। देखिए सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो 4 जीरो होगा, यहां से 4 माइनस कर देते हैं, सॉरी माइनस कितना हो गया 7 -7, तो एफ इक्वल टू कितना बच गया 6.67 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 इंटू 10 -7 बाई 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25। अब ये 25 के लिए भी ऊपर में 100 देंगे, क्लियर। ये दो कितना हो गया 1 जीरो, ये हो गया क्या हो गया -6, यहां से 25, यहां से 2 और काट देते हैं, मेरा -4 बचा। तो आप लोग प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6.67 को 25 से डिवाइड कीजिएगा इंटू 10 पावर कितना बच गया -4 न्यूटन। यानी कि ये फोर्स कितना लगने वाला, ये फोर्स लगेगा। आप लोग कैलकुलेट करके प्लीज आंसर हम लोग को बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो ये पहला क्वेश्चन था, कैसे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं सर छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सर सपोज कर लो ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, देखो ये फोर्स, ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन है बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, बोला द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 10 न्यूटन। अगर दो बॉडी है सर, ये दो बॉडी है, मान लीजिए ये दो बॉडी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लिए, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है भाई, फोर्स इक्वल टू कितना दे दिया आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है, क्लियर। बोला व्हाट विल बी द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। अगर अभी मान लीजिए ये मास m1 m2 मान लेते हैं, m1 है ये m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तब मेरा फोर्स कितना है बाबू, ये f का फॉर्मूला क्या होगा g m1 m2 बाई क्या होगा मेरा r स्क्वायर, ओके। ये इक्वल टू क्वेश्चन में बोल दिया 10 न्यूटन। अब बोला कि अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, ये डिस्टेंस को क्या कर दे डबल कर दे, तो ये फोर्स कितना होगा सर, मास में तो कोई चेंजिंग नहीं बोला है, तो सिंपल है भाई डिस्टेंस, तो इसको अगेन मान लेंगे एफ डैश लिख लेंगे वैल्यू, इसको लेंगे जी m1 m2 वैसे ही रहने दो, r की जगह पे क्या ले लोगे अब 2r का स्क्वायर, क्लियर ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा जी m1 m2 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। देखो अब क्लियर हो गया, देखो क्वेश्चन के हिसाब से लोग इसको एफ डैश मान लिया। अब देख बाबू यहां से कैसे सॉल्व होगा, ये जी m1 m2 बाई r स्क्वायर को हम लोग क्या ले लें, देख बाबू 10 यही ना वैल्यू है सर, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 10 बाई 4, 10 बाई 4 कितना होता है बाबू जल्दी बोलिए 2.25 होता है, कितना होता है मेरा 2.25 न्यूटन, हो गया मेरा आंसर अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो। देख लीजिए कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन में बोला है कि दो बॉडी है, मास पता नहीं, हम लोग मान लिए m1 m2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस r है। बोला है कि ये फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन। बोला कि अब फोर्स क्या होगा अगर डिस्टेंस क्या करते हैं डबल करते, बस r की जगह पे क्या कर लेंगे 2r पुट कर दिए, सिंपलीफाई किए, ये वैल्यू 2.25 न्यूटन हुआ। हमको पता ही है आपका डिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है डिक्रीज करता है, तो वैल्यू कम आ गया सर, हो गया ना। बच्चों देखते रहिएगा समझिएगा। अब इसके बाद क्या बोला है कि बी नंबर में बोला है मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल, यानी अब केस में क्या बोला है कि अगर मास क्या हो जाए मेरा डबल हो जाए, मास क्या कर दे सर, ये पहला वाला हो गया। सेकंड केस क्या बोल रहा है सर, सेकंड केस समझिएगा। सेकंड केस में जो एफ डैश वैल्यू बोला है वो क्या हो रहा है जी मास को डबल बोल रहा है, यानी कि 2m1 लेंगे, m2 के जगह पे क्या लेंगे सर 2m2 लेंगे, r के बीच में r ही रहने दो। क्वेश्चन में कहीं तो बोला नहीं है कि डिस्टेंस आपका डबल कर रहे हैं, सिर्फ बोला मासेस क्या कर रहे हैं डबल कर दे रहे हैं। तो यहां से क्या होगा मेरा 4 बाहर आ जाएगा जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से प्लीज ये पूरा की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये देख लो कितना है 10 न्यूटन, तो यहां पे पुट होगा मेरा 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 40 न्यूटन। आपको पता ही है मास इंक्रीज करने से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इंक्रीज करता है। एकदम बच्चा बच्चा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला में क्या बोला है देखिए लोग, अगला में बोला है कि अगर डिस्टेंस का इज हाफ वन मास इज डबल, यानी कोई एक मास को डबल कर दीजिए और डिस्टेंस को क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए, मास को क्या कर दीजिए डबल, मास को क्या करना है डबल कर देना है, यानी एफ डैश जो होगा अब जी m1 को हम लोग मान लेते डबल है 2m1, m2 को m2 रहने दो, r के जगह पे क्या होगा सर, ये भी क्या बोल रहा है हाफ कर दे। देखो डिस्टेंस इज हाफ एंड वन मास इज डबल, डिस्टेंस हाफ मतलब क्या कर लेंगे r/2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहां से वैल्यू क्या निकलेगा 2 बाहर ले लेते हैं जी m1 m2 बाई r स्क्वायर बाई कितना होगा मेरा 4, इसका स्क्वायर कर रहे हैं सर। अब ये 4 कहां जाएगा ऊपर में गया, तो ये वैल्यू हो गया 8 जी m1 m2 बाई r स्क्वायर हो गया।
देखिए ये पूरा वैल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए 10 न्यूटन है, तो कितना हो गया मेरा 8 इंटू 10, ये कितना हो गया मेरा 80 न्यूटन हो गया फोर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। और क्वेश्चन क्या कर लिया जाए सर, कुछ द स्टार इतना ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं सर। अब देखिए क्या बोला है, अब सपोज कर लीजिए, ये क्वेश्चन का मैटर क्या है, ये मुद्दा हम बता दें। ये क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर सपोज कर लो दो बॉडी है, एक क्या है मेरा अर्थ है, दूसरा मून है, कहीं पे ऐसा होगा ना अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मून के द्वारा ग्रेविटेशनल कोई थर्ड बॉडी है बीच में, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, तब बॉडी क्या होगा, वहीं पे तो रुक गया, रुकेगा ना सर, ऐसा कंडीशन हो सकता है, तो हमको बताना वो पोजीशन कहां पे होगा। क्लियर, क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या बोला, द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास दे दिया हुआ है कितना भाई, मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है भाई 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ठीक है। एंड मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून कितना बोला है सर, mm मान लेते हैं, मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है सर 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर, किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा सर 3.84 इंटू 10 पावर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को एम केस में चाहिए। बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मून, सॉरी फ्रॉम द अर्थ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड मून विल द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी 0। अब सपोज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा मून है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया, मान लेते हैं r है। अब कोई एक थर्ड पार्टिकल ले लेंगे, मान लीजिए यहीं पे है, ठीक है, ये मान लेते हैं m है, सपोज कर लेते हैं। बोला है इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो मेरा 0, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये मेरा अर्थ, ये पार्टिकल के बीच का मास, ये मून और ये पार्टिकल के बीच का मास क्या हो दोनों के यहां का फोर्स और यहां का फोर्स क्या हो इक्वल हो जाए, तो यहां पे क्या होगा नेट फोर्स क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा। यानी कि किसके बीच में, देखिए सर समझिएगा आप, किसके बीच में, हम लोग मान लिए ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना है बाबू x है, कितना है बाबू x, हम लोग मान लिए, कितना डिस्टेंस मान लिए सर x मान ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस मान लिए x मान ले रहे हैं भाई, क्या कलर चेंज नहीं हो रहा है भाई, हाँ मान लीजिए डिस्टेंस x है, इधर से x है तो इधर से ये वैल्यू कितना हो जाएगा r माइनस x, सभी को क्लियर है, पहले देख लीजिए r क्या है सर, ये r जो है पूरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, क्लियर। हम लोग मान लीजिए ये x पोजीशन पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है टोटल, तो हम लोग को पहले क्या होगा अर्थ और ये बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको F1 मान लीजिए, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना माने x माने, x स्क्वायर होगा। दूसरा अब किसके बीच में F2, किसके बीच में होगा g मास ऑफ द मून, और किसके बीच में निकलना है मास ऑफ द पार्टिकल के बीच में, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना कर लेंगे r माइनस x का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या बोला है नेट क्या हो मेरा 0, तो दोनों क्या होगा इक्वल है, अपोजिट कर देंगे, तो नाउ अब क्या हो जाएगा सर, सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा मेरा F1 इक्वल टू क्या कर देंगे F2। अब देखिए F1 के जगह पे क्या पुट करेंगे g मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे क्या है मास डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यहां से कितना निकल गया सर g मास ऑफ मून इंटू क्या होगा मेरा सॉरी m बाई कितना होगा मेरा r माइनस x का होल स्क्वायर। समझिएगा सर, हमको लाना है नेट फोर्स क्या होगा मेरा 0, इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, सिंपल है। अब दोनों का निकाल के ये दोनों क्या किए इक्वल, mm कैंसिल, g कैंसिल, यहाँ पे देखिए सर r माइनस x को इधर भेज दीजिए ऊपर में, r माइनस x का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या होगा मेरा x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ हो गया। यहां तक क्लियर, प्लीज सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर पाए, पूरा सॉल्व करेंगे सर। अब यहां से ये सॉल्व कैसे होगा, प्लीज यहां से थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर रहे हैं, बहुत बोलने पड़ता है यार। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, यहां से स्क्वायर है ना, पूरे पे स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर क्या कर देंगे इस पर रूट दे देंगे, तो वैल्यू कितना हो गया मेरा r माइनस एक्स बाई कितना होगा एलसीएम ले ले रहे x इक्वल टू क्या हो गया मेरा रूट ओवर क्या हो जाएगा मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। यहां से पार्ट बाई पार्ट डिवीजन कर देंगे, क्या कर देंगे सर पार्ट बाई पार्ट डिवीजन कर दीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया r बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ, माइनस 1 को उधर भेजिए, r बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई
मास ऑफ कितना हो गया मेरा, अर्थ हो गया। क्लियर? तो अब हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो ये क्या कर देंगे, पूरा उल्टा कर दीजिए सर, ये कर दीजिए एक्स बाई आर। एक्स बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। क्लियर? तो ये एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, आर बाई रूट ओवर सॉरी 1 प्लस मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक पे याद रखिए आप लोग। आर का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ये आर का वैल्यू पुट कर देना, ये मास ऑफ अर्थ, ये क्या हो गया मेरा, मास ऑफ द मून। पुट कीजिएगा, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। कहां से लिए थे, फ्रॉम दी, कहां से सर, अर्थ से। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा कितना आने वाला है। तो इसको प्लीज ये शॉर्ट ट्रिक पे याद रखना और इसका आंसर हमको पुट करके सिंप्लीफाई करके देना कि आपका कभी भी दो मासेस बॉडी हो, थर्ड मास को पुट करे, अगर पूछे ये कहां पे रखे कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो, 0, तो आपका पहला ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा लोग। ठीक है, यहां से फटाक से कैलकुलेशन करके हमको ग्रुप में जरूर बताइएगा सर। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अब देखिए यहां से एक और 2-3 क्वेश्चन और है सर इसी टॉपिक पे। जैसे सपोज कर लेते हैं, एक टॉपिक भी पढ़ना है हम लोग को, थ्योरी टॉपिक, पहले ये दोनों हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या बोला है सर, प्लीज 1 मिनट सर, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या बोला है, सपोज कीजिए 3 इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सपोज कर लेते हैं सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, हमको बनाने नहीं आते। एक मिनट सॉरी, चलिए हाथ ही से बना लेते हैं। ये सपोज कर लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। क्वेश्चन में बोला है सपोज 3 इक्वल मासेस, तीनों पे क्या है सर, इक्वल मास रख लेते हैं, तीनों पे इक्वल मास है। यहाँ पे मास m है, यहाँ का भी मास m है, यहाँ का भी मास m है। क्वेश्चन में यही बोला है सर। उसके बाद क्या बोला, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, वी वांट टू नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द टेस्ट मास m0 प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड पे एक मास है जिसका वैल्यू है m0, ठीक, ये तीनों का साइड A है। तो आपको बताना है कि यहां पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन बोला है। क्लियर? क्वेश्चन एक मतलब पढ़ लीजिए लोग, देख लीजिए लोग आराम से, रिलैक्स हो गया। क्या बोला है, सपोज 3 इक्वल मासेस क्या बोला, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, यहाँ पे मास m है, m रखा गया ऑफ साइड A, वी वांट क्या बोला, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द टेस्ट मास m0 प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड पे m0 रखा गया है, इसमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए, Gm1 m2 बाई r²। हमको निकालना है सेंट्रॉइड वाला, तो तीनों केस लेंगे, प्लीज देखिएगा, तीनों केस लेने होगा आपको। 3 केस क्या, इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद क्या है, फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या लगाते हैं सर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बच्चा डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या भाई, जो हेवी बॉडी होता है वो क्या होता है, वो अपना तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर? डायरेक्शन ऐसे ही लेते हैं, हेवी बॉडी की तरफ ही डायरेक्शन इसका होगा। कभी भी डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हेवी बॉडी है उसी के तरफ ही डायरेक्शन हम लोग काउंट करते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये साइड ए दे दिया हुआ है, तो ये बताइएगा ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये डिस्टेंस आपको याद है, तो ये डिस्टेंस एक शॉर्टकट के तौर पे याद रखिएगा, ये आर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, a/√3 होगा। कितना होगा सर, a/√3 होगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/√3, ये भी a/√3 आर की जगह पे। तो नाउ फोर्स मेरा ए बी सी, हम लोग पहला फोर्स इन दोनों के बीच को मान रहे हैं, इन दोनों का बीच का फोर्स F1 मान लिए, ये बीच F2, यहां का बीच क्या होगा मेरा F3। तो ऐसा देख रहे हैं, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास, सब मास इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या है मेरा, इक्वल है। तो ये तीनों फोर्स F1 हो, F2 हो, F3 हो, क्या होगा सर, इक्वल ही लगेगा। ये तीनों फोर्स क्या होगा मेरा, इक्वल रहने वाला। दैट मींस F1 का वैल्यू कितना होगा मेरा, Gm1 m2 बाई क्या होगा सर, r²।
तो यहां से F1 का वैल्यू कितना हो गया, जी को जी रहने दीजिए, M1, M2 के जगह पे क्या लेंगे, M0, R के जगह पे क्या लेंगे सर, A/√3 लेंगे। कितना लेंगे, A/√3 लेंगे। स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 3gm M0 बाई A²। देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 को ऊपर में भेज दिए, क्लियर, ये हो गया। आपका F1, F2 और F3 तीनों इक्वल होगा, क्यों, तीनों का मास इक्वल है, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, सब चीज इक्वल है, तो इसीलिए क्या ले लेंगे, इक्वल ले लिए। ओके, अब कहानी है मेरा डायरेक्शन का। अब देखो F1 का डायरेक्शन किधर जाएगा, हेवी बॉडी कौन है, ये बॉडी को हेवी मान ले रहे हैं, ये हेवी बॉडी है, ये हेवी बॉडी है, ये मेरा क्या है, हेवी बॉडी है। तो डायरेक्शन किधर भागेगा सर, F1 का डायरेक्शन इधर गया, F2 का डायरेक्शन किधर हो गया सर, ये F2, ये डायरेक्शन हो गया मेरा F3 का। क्लियर, समझिए सर, F1 F2 F3 क्लियर हो गया आप लोग को डायरेक्शन। अब देखिए यहां से आप क्या कीजिएगा, प्लीज थोड़ा सा देखिए कंपोनेंट हम लोग कांसेप्ट लगाएंगे, ये F3, ये F3, बताइएगा ये एंगल कितना बनेगा, ये मेरा 60 होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 30। प्लीज देखिएगा, एकदम स्ट्रेट लीजिएगा लोग, एकदम स्ट्रेट, प्लीज देखिएगा लोग, ये एंगल 30, ये भी एंगल 30 बनेगा सर, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल क्या होता है, इक्वल, उसको बाइसेक्ट किया गया है, तो 30 30। तो आपका ये भी एंगल कितना हो गया मेरा 30, तो यहां पे क्या टूट जाएगा, F3 cos 30, यहां पे क्या टूटेगा, यहां पे होगा F3 sin 30। प्लीज देख लीजिए, क्या आपका फोर्स 3 है, इसीलिए हम लोग कंपोनेंट। अब यहां से भी सेम कहानी होगा, ये एंगल कितना होगा मेरा, ये भी एंगल 30 होगा, तो यहां से भी F2 है, तो F2 क्या होगा मेरा cos 30, यहां पे क्या टूटेगा F2 sin 30, ठीक है। और ऊपर में क्या लग रहा है F1, क्या लग रहा है F1, पहले समझ लीजिए इक्वली कैसे कैसे लाए, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स को एंगल 30 30 देके कंपोनेंट में तोड़ दिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्लीज एक पॉइंट्स को देखिएगा कि आपका F2 cos 30, F3 cos 30 क्या है, F2 F3 क्या है मेरा इक्वल है, cos 30 भी तो इक्वली वैल्यू देगा, तो आपका ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल आउट कर दिया, ये और ये फोर्स क्या कर दिया मेरा, कैंसिल आउट, क्या होगा, इन दोनों के द्वारा फोर्स 0 हो गया। अब बचा क्या मेरा, अब यहां पे देखिए ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, अब ये बचा मेरा फोर्स F1, ये दोनों कैंसिल आउट। अब यहां पे नेट फोर्स जो डाउनवर्ड में है कैसे होगा, ये नेट फोर्स अलोंग क्या होगा मेरा y एक्सिस, तो नेट फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स देखिए ऊपर में कौन लग रहा है F1, नीचे में कौन लग रहा है माइनस F2 sin 30, फिर उसके बाद क्या है माइनस F3 sin 30, ये वैल्यू है सर, अब पुट करते हैं F1 F2 सब क्या है मेरा इक्वल है, इक्वल टू x मान लो, ज्यादा इजी होगा, इक्वल टू क्या मान लोगे x, तो F1 के जगह पे x माइनस F2 x sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस F3 का वैल्यू कितना होगा, ये भी x, ये भी वैल्यू 1/2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x हाफ x क्या होगा x हो जाएगा, x माइनस x कितना होगा मेरा 0। तो आपका ये भी फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी फोर्स 0, इधर से क्या हो रहा है एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स मेरा कितना हो गया मेरा 0 होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो याद रखिएगा कभी भी आपको क्या हो मेरा रेगुलर शेप हो, क्या हो मेरा रेगुलर सिमेट्रिक शेप हो, तो उसका सेंटर पे हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा 0 होने वाला है। अगर प्रूफ करने बोले तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग लगाइएगा, क्लियर हुआ। चलिए अब उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इस टॉपिक का, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाएंगे। अब देखेंगे यहां से क्या बोला है, सपोज 4 इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है सर, क्या है एक स्क्वायर, समझिएगा सर, एक स्क्वायर ले रहे हैं, एक क्या है सर स्क्वायर है, स्क्वायर पता है सबको, इसके चारों कॉर्नर पे क्या कर दिए इक्वल मास रख दो, मास कितना है सर m, यहां पे भी मास क्या होगा सर m, यहां पे भी मास कितना होगा मेरा m, यहां पे भी मास कितना है मेरा m, एक सेंटर में मास लिया है, देखो अब ए टेस्ट मास m0 इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहां पे मास m0 है, इसका साइड कितना ले रहे हैं स्क्वायर का साइड a है, बताइए ये सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, सभी को पता है क्या मेरा रेगुलर शेप है, इसका फोर्स तो सेंटर पे तो 0 होगा, ये हमको कंफर्म है, कभी भी आपको रेगुलर शेप दे दे या सेंटर पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा मेरा 0, लेकिन कैसे होगा सर कैलकुलेट तो करके दिखाइए, बोलना तो आसान है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे प्लीज, ये बहुत इजी है, आप लोग देखिए सिंपल हम लोग करके देख रहे हैं। सिंपल में क्या होगा, सबसे पहले ये लेंथ कितना होता है पता ही होगा आप लोग को, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है a√2 होता है, क्या होता है सर ये पूरा इसको सेंटर को हम लोग मान ले रहे हैं o,
ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, सी, डी। क्लियर? अब देख लीजिए सर, ऐसे क्रॉस कर दिया। आपका वैल्यू देखिए, पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। ये क्या हो रहा है? ये पूरा डायगोनल का लेंथ है, उसका क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। समझिए ना, ये पूरा √2 कितना होगा मेरा? ए √2, इसका हाफ कितना हो गया? तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है? ए √2/2 कर लेंगे। क्या के लिए? हम लोग को सेंटर पे, ये पूरा ए √2 है, इसका हाफ कर दिया, तो ए √2/2। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा? a/√2। इसी को मान लेते हैं r। r मेरा ये काम करने वाला है। सब जगह मासेस क्या है? इक्वल है। सब मास क्या है सर? इक्वल है। ठीक, डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है, तो फोर्स भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। दैट मींस इन दोनों के बीच का फोर्स F1, F2, F3, ये मेरा हो गया मेरा F4। तो आपका फोर्स F1 का वैल्यू कितना होगा सर? जल्दी बोलिए। G m1 m m0 बाई r के जगह पे क्या पुट करेंगे? a/√2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? √2 का स्क्वायर, 2 ऊपर में जाएगा, 2G m m0 बाई नीचे क्या होगा मेरा? a स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। वैसे क्या होगा मेरा? F2, F3, F4 सब क्या होगा? इक्वल होगा। कितना होगा? 2G m m0 बाई a स्क्वायर। इसको पूरे को मान ले रहे x, हम अपना इजी के लिए। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन आप लोग को? नहीं ना? तो देख लीजिए कैसे हम लोग का कैलकुलेट होगा। अब देखेंगे यहां से, अब हम क्या बोले? फोर्स है ना, ये फोर्स हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड निकाले। डायरेक्शन के लिए क्या कीजिएगा? आप लोगों को पहले ही से पता है, कभी भी फोर्स का डायरेक्शन बताना हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशन में, जो हेवियर बॉडी है उसी की तरफ मास क्या होगा? डायरेक्शन को काउंट कीजिएगा। तो ये डायरेक्शन देखो, ये F1 का डायरेक्शन किधर भागेगा? इधर भागेगा। जबकि F3 का डायरेक्शन किधर भागेगा? इधर होगा। देखिए सर, F1 का डायरेक्शन, हेवियर बॉडी इधर, F1 का डायरेक्शन इधर, F3 का डायरेक्शन इधर। तो ये दोनों क्या हो रहा है? अपोजिट है। अब दोनों फोर्स क्या है मेरा? F1 और F3 क्या है मेरा? इक्वल है। F1 भी क्या है मेरा? इक्वल है। तो ये F1 और 3 इक्वल है ना, अपोजिट है, दोनों को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू कितना निकल जाएगा? 0 आएगा। सेम केस इन 2 4, ये 2 का डायरेक्शन इधर भागेगा, 4 का डायरेक्शन किधर भागेगा सर? इधर भागेगा। ये हो गया मेरा F4, ये हो गया मेरा F2। क्या होगा? ये भी क्या है मेरा? इक्वल एंड अपोजिट है। तो सो F2 4 का भी वैल्यू कितना होगा मेरा? F2 माइनस F4, ये भी वैल्यू कितना हो गया? 0। सो नेट फोर्स, ये भी क्या होगा सर? नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये भी वैल्यू कितना होने वाला है? 0 होगा। नेट फोर्स भी क्या होगा मेरा? 0 होगा। तो प्लीज ये कहानी को, कंसेप्ट को पूरा याद रखिएगा। कभी भी इक्वल मास हो, याद रखिए सर, सेंटर पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा सर? 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एक नया कॉन्सेप्ट, नया थ्योरी जानेंगे। जो एक कॉन्सेप्ट है बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है बाइनरी में? जैसे दो स्टार है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा जान ले, उसके बाद हम लोग ये कहानी को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है, उसी का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब देखिए क्या होता है बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट, पहले समझ लेते हैं। आपका 2 स्टार है। बाइनरी मतलब क्या होता है? 2 स्टार है, मान लेते हैं दोनों का डिफरेंट मासेस है। अब ये क्या होगा ना, एक दूसरे के करीब मूव करेगा, दोनों क्या होगा? साथ साथ में मूव करेगा। तो ये क्या होता है ना, रोटेशनल क्या होता है? ये सर्कुलर मोशन में रहेगा। सपोज कर लो ये 2 मासेस है, सपोज कर लेते हैं। अब ये क्या होगा? रोटेट करेगा। क्या होगा? ऐसे से घूमता रहेगा सर, एक दूसरे के करीब। क्लियर? समझिएगा सर, इसी कॉन्सेप्ट को लोग बोलते हैं बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। इसमें अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। वो सेंटर ऑफ मास जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, उससे कुछ रिलेटेड होगा। अब ये जैसे बाइनरी स्टार होता है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी कॉमनली पूछा जाता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये जान। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच का दूरी कितना है भाई? d है। मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, हमको पता नहीं। ये सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे ये दूरी r1 है, इधर से दूरी कितना है मेरा? r2। प्लीज समझिएगा, दैट मीन्स d इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरा? r1 प्लस r2। ठीक है, ये दोनों को मान लिया। अब ये सेंटर ऑफ मास का एक लॉजिक होता है, सिंपल कहाँ पे लाई करेगा, ये एक रूल होता है सेंटर ऑफ मास में, देखिएगा उसका वीडियो में, m1 m2 r2। ठीक, ये लॉजिक हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। इधर से मास रेडियस, उधर से मास डिस्टेंस, सॉरी मास डिस्टेंस क्या होता है मेरा? इक्वल होता है। जस्ट अभी जानिए, ये सेंटर ऑफ मास वाला में पूरा कहानी जानिएगा, नहीं तो ये सब अभी हम लोग पढ़ाने लगेंगे तो लेंथी हो जाएगा।
अब देखिए यहां से R1 बाई R2 का वैल्यू कितना निकल गया यहां से, प्लीज देखिए M2 बाई क्या होगा सर M1 हो जाएगा। क्लियर, बोथ साइड 1 से ऐड कर देते हैं, बता रहे एक चीज बताना चाह रहे हैं, यहाँ से +1 यहाँ से क्या होगा M2 बाई M1 +1, पहले समझ लेते हैं उसके बाद ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ये हो गया मेरा R2, ऊपर में क्या हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए M1 M2 प्लस M1। अब देखिए यहां से हम लोग को मान लीजिए R2 ऊपर में कर लेते हैं, R1 नीचे में, R1 प्लस R2 उल्टा कर दे रहे सर, क्या किए उल्टा किए, M1 प्लस M2 कर दिए, प्लीज समझिएगा। R1 प्लस R2 की जगह पे क्या पुट करेंगे देख लीजिए D, क्या पुट करेंगे D पुट करने वाले, तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा R2 बाई D होगा यहाँ पे, बाई कितना हो गया बाबू M1, क्या होगा मेरा M1 प्लस M2, यानी R2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया मेरा M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू D। अगर इसी तरह R1 निकालना हो तो उल्टा कर देंगे, M2 यहाँ पे कर लेंगे, M1 कर लेंगे यहाँ पे प्लस M2 इंटू D। ये कंडीशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, कहां से, फ्रॉम दिस पोजीशन, R1 इंडिकेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, कि ई बॉडी का इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो M1 से कितना है R1 दूरी पे, R1 का वैल्यू देख लीजिए कैसे निकाले, और R2 का वैल्यू भाई सेकेंड बॉडी से सेंटर ऑफ मास निकाल ली, क्या के लिए, इसी के हिसाब से वो रोटेशन करेगा। अब हेवी बॉडी लोअर बॉडी, जैसे हेवी बॉडी होगा उसके पास सेंटर ऑफ मास जाएगा, लोअर हाई क्या होगा मेरा हल्का है तो उसके पास में जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास निकालने का ये कंसेप्ट कहां पे लाई करेगा, 2 पॉइंट पार्टिकल के लिए। अब देखिएगा सेंटर ऑफ मास वाला थ्योरी में जब वीडियो लाएंगे, जब वीडियो होगा देख लीजिएगा। ओके, यहां से R1 R2 कैलकुलेट कर ली। अब देखो अब होगा क्या, अब खेला क्या होगा, प्लीज इतना क्लियर हो गया आप लोगों को सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, ये कंसेप्ट को जस्ट याद रखिए आप लोग, ये कंसेप्ट को प्लीज याद रखिएगा। अब क्या होता है कि आपका ये दोनों मासेस M1 M2 क्या है, मास ऑफ स्टार्स है, 2 स्टार है, बड़े बड़े स्टार है, दोनों का मास है सर। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किसमें बाबू, बिटवीन M1 एंड M2 कितना होगा सर, F इक्वल टू फॉर्मूला लेंगे G M1 M2 बाई क्या होगा मेरा R की जगह पे यहाँ पे क्या है मेरा D माने हुए, ये वैल्यू हो गया मेरा D²। ओके, ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब होगा क्या, अब ये दोनों क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है एक दूसरे के आसपास में, क्या हो रहा है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है रोटेशन। अब यहां पे रेडियस क्या होगा मेरा, सेंटर ऑफ मास से होगा, ठीक है ना। ये बॉडी के लिए अगर M1 को रोटेशन को माने तो इसका रेडियस कितना होगा मेरा R1 काउंट करेंगे, और इसका क्या होगा मेरा M2 को मानेंगे तो उसका क्या होगा मेरा R2 होगा। तो ये मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स रोटेशन हो रहा है, ये किस फोर्स के कारण हो रहा है, ये हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसके बीच में, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या प्रोवाइड करेगा सर, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से यही फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसका, फर्स्ट बॉडी का या सेकेंड बॉडी, जो भी ले लीजिए, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा मेरा इक्वल होगा। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्लीज देख लीजिए लोग अच्छे से। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, देखिएगा लोग, इसको मिटा रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं, क्या होगा जल्दी देखते हैं भाई, इसको देखते हैं सर। अब देखिए यहां से F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, G फॉर ग्रेविटेशनल, फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ले लेते हैं। अब देख बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या निकले, G M1 M2 बाई क्या मेरा D² इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे लोग, सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, mv² बाई r या फिर m ओमेगा² r, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, हम लोग मान लीजिए फर्स्ट बॉडी का ले रहे हैं, तो मास फर्स्ट बॉडी का, ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा सर, यहां से क्या होगा मेरा R1 लेंगे, क्या लेंगे बाबू R1 लेंगे, क्लियर हुआ, देख लीजिए। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे, ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, यहां से देखिए M1 कैंसिल, तो यहां से G M2 बाई D², यहां से इक्वल टू ओमेगा², R1 का वैल्यू कितना निकाले थे, R1 का वैल्यू देख लो, R1 का वैल्यू मेरे कितना है देख लीजिए, प्लीज ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू क्या है मेरा D है, ओके। यहां से देखो M2 भी क्या हो गया मेरा कैंसिल, तो यहां से देखो अब ओमेगा² इक्वल टू क्या बचा G, यहां पे आ जाएगा M1 प्लस M2 बाई नीचे आ गया मेरा D³। ये ओमेगा इक्वल्स टू कितना निकल गया, √G क्या हुआ ब्रैकेट में M1
प्लस m2 बाई कितना होगा मेरा डी क्यूब हो गया। ये हो गया मेरा एंगुलर स्पीड, जिसके जो स्पीड से क्या होगा ये मेरा रोटेशन कर रहा है। अब हमको निकालना है इसका टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे जल्दी देखिए सर, इसको क्लियर करें, इसको क्लियर कर रहे हैं सर। ओमेगा निकाल लिया। अब यहां से प्लीज देखिएगा, यहां से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लीज देखिएगा लोग, सब लाइन बाय लाइन नोट कीजिएगा लोग, बहुत अच्छा टॉपिक बता रहे हैं सर ये। अब यहां से ये कॉन्सेप्ट क्या होगा प्लीज देखिए, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये टाइम पीरियड कितना लेगा 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा क्या है नीचे में है ना सर, तो ये उल्टा कर दीजिए ना, तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा डी क्यूब बाई नीचे क्या बच गया जी m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा इसका टाइम पीरियड। ये जो रोटेशन कर रहा है इसका टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो एग्जाम में बड़ी कॉमन यही पूछा जाता है कि एंगुलर स्पीड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। अगर सपोज कर लो दोनों मास इक्वल होता, दोनों मास क्या हो मेरा इक्वल हो, इक्वल टू क्या मान ले रहे कैपिटल है, तब क्या होता टाइम पीरियड एंगुलर स्पीड। तो पहले देख लीजिए टाइम पीरियड कितना होगा सर 2 पाई, यहां पे क्या होगा मेरा डी क्यूब, याद रखना जी m1 प्लस m2 दोनों मास है m प्लस m, तो कितना निकल गया टाइम पीरियड 2 पाई, यहां से कितना निकल गया डी क्यूब 2 क्या होगा जी m, ये फॉर्मूला निकलता है, याद रखना ये टाइम पीरियड का। अगर मास क्या हो मेरा इक्वल हो, अक्सर एग्जाम्पल में ये टॉपिक पूछेगा आप लोग से, एंगुलर स्पीड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो याद रखिए बाइनरी कंसेप्ट में यही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है प्लीज देखिएगा, छोटा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं करेंगे हम लोग, एक ही क्वेश्चन है। सपोज कर लो क्या बोला है प्लीज देखिएगा यार, क्वेश्चन क्या बोला है 2 स्टार ऑफ मास m एंड 4m, एक स्टार यहां पे एक स्टार यहां पे, इसका मास m है इसका मास 4m है। ओके, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर d है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कहीं से भी ले सकते हैं भाई, मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं, ये सॉरी ये करीब करीब कैपिटल के पास में होगा, जो ज्यादा हेवियर होगा ना उसी के पास में ये आपका क्या होता है सर सेंटर ऑफ मास होता है। जो हेवियर बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r1 है, इसे डिस्टेंस ले रहे हैं r2, डायरेक्ट बोलो शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, r1 का वैल्यू कितना होगा r1 इक्वल टू उसके सामने का मास लीजिएगा, कभी ऐसे निकालने थे सेंटर ऑफ मास तो उसके सामने का मास, उसके सामने का मास क्या है मेरा कैपिटल M, दोनों का सम कर लीजिए m प्लस 4m और दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना दिया मेरा d हो गया। अगर इधर से निकालना होगा मान लीजिए r2 निकालना है, तो r2 तो उसका अपोजिट मास लीजिए, अपोजिट मास में कितना है मेरा 4m, दोनों का सम कीजिए, देखिए ट्रिक को याद रखिएगा इंटू डी, ये हो गया मेरा उधर से सेंटर ऑफ मास, इधर से सेंटर ऑफ मास, क्लियर हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया मेरा m बाई कितना हो गया 5m इंटू डी, m काट दीजिए, ये हो गया मेरा d बाई 5 हुआ, कहां से यहां से d बाई 5 हुआ, तो इधर से कितना होगा सर, इधर से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बाई 5 d होगा, यानी इधर से कितना होगा मेरा 4 बाई 5 ऑफ d होगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास ये कैलकुलेट कर लिया। अब बोला देयर ऑर्बिटल पीरियड इफ दे रिवॉल्व अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन, इसका टाइम पीरियड बताइए। अभी टाइम पीरियड निकाले थे ना सर, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताए थे इस कांसेप्ट के लिए, देखिए क्या निकाले 2 पाई डी क्यूब, देखिए ये वाला फॉर्मूला लेना, t इक्वल टू क्या मेरा 2 पाई डी क्यूब बाई जी m1 प्लस m2, याद रखिएगा सर। अब इसको यही फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, आपका क्या होगा सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर क्या मेरा डी क्यूब, क्या सर डी क्यूब जी m1 प्लस m2। अब देखिए दोनों का तो वैल्यू पता है, m1 प्लस m2 क्वेश्चन में कितना बोला है 2 पाई, यहां से क्या होगा मेरा डी क्यूब जी को जी रहने दीजिए, m1 के जगह पे क्या होगा m, यहाँ पे 4m, तो क्या आ जाएगा मेरा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई डी क्यूब बाई नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5m होगा 5gm, ये आंसर होगा आप लोग का। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो बने। सेकेंड वीडियो आएगा इस पे जिसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वेरिएशन कैसा हाइट से वेरी करता है, डेप्थ से वेरी करता है, रोटेशन से होता है, सारा चीज उसमें लाइन बाय लाइन बताएंगे। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा भाई अपने फ्रेंड को एकदम नहीं होता स्कूल तक पहुंचा दे भाई, इसको बैठ के देख ले, ग्रेविटेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।